हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स हैक्स। सो 10th की फर्स्ट चैप्टर की सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द लेक्चर नंबर 5। इसके पहले के सारे लेक्चर्स मैं उम्मीद करता हूं आप सबने देख लिया होगा और हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो, इतना सारा मैंने पढ़ा दिया है। वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, जाके उसे देख लेना अगर नहीं देखी अभी तक इस वीडियो से पहले। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, 1815। अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ते हुए आ रहे थे 1815 के बारे में। क्या 1815 में हुआ था? हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? नेपोलियन के बारे में। तो 1815 में क्या हुआ? नेपोलियन लॉस्ट द बैटल। वाटरलू में नेपोलियन हार गया। ठीक है, इन द बैटल ऑफ वाटरलू। अब जब नेपोलियन हार गया तो नेपोलियन भाई बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करके बैठा था। अब नेपोलियन की जगह कोई और गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ठीक है, अब वो जो गवर्नमेंट आई वो एक आइडियोलॉजी को लेके आई, दैट इज कंजर्वेटिज्म। ठीक है, मैंने तुम लोग को पहले कभी बताया होगा कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसएम लिखा है वो एक आइडियोलॉजी को डिनोट करता है। जैसे कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ये सारी चीजें क्या है? एक आइडियोलॉजी। ठीक है, और कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव्स का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिज्म किस तरीके की आइडियोलॉजी? कंजर्वेटिज्म का मतलब ऐसे लोग जो क्या चाहते हैं कि जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशंस जो बहुत सालों से चला आ रहा है सिस्टम, वो सिस्टम कंटिन्यू रहे। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा अपने आसपास बहुत से लोगों को अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि पहले का सिस्टम बहुत बढ़िया था, संस्कार होता था लोगों के अंदर, आज भी सिस्टम वैसा ही होना चाहिए। पर दूसरा ओपिनियन क्या कहता है? पहले के सिस्टम में इक्वालिटी जैसी चीज नहीं थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, ऐसे सिस्टम को चेंज हो जाना चाहिए, पुराना सिस्टम बहुत वाहियात था, बेकार था। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे कि आज का सिस्टम एकदम बेकार है जहां संस्कार वगैरह कुछ नहीं। तो सेम ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि पुराना ट्रेडिशन, पुराना कल्चर बहुत बढ़िया था, आज के लोग उसे खराब कर रहे हैं। दिस आइडियोलॉजीज ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूरोपियन गवर्नमेंट्स फॉलोड द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेपोलियन के हारने के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? एक कंजर्वेटिज्म के आइडिया को फॉलो करना स्टार्ट किया। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, जैसे कि मोनार्की, चर्च या सोशल हायरार्की जो है, और प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। तो जो भी प्रिजर्वेशन की बात करता है कि पुरानी चीजों को बचा के रखना चाहिए, दैट आइडिया इज ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, क्या कि जो भी स्टैब्लिश्ड है, मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, पुराने इंस्टीट्यूशन जो है जैसे स्टेट एंड सोसाइटी के, ठीक है, जिसमें मोनार्की है, पहले मोनार्की का रूल होता था, तो कंजर्वेटिव्स कहे अरे बुराई क्या है मोनार्की में? मोनार्की में क्या बुराई है? तुम्हारी डेमोक्रेसी में बुराई होगी, मोनार्की में बुराई नहीं है। हमारे पूर्वज इतने साल से मानते आ रहे, मूर्ख थे क्या हमारे पूर्वज? ठीक है, तो मोनार्की अच्छा है, चर्च अच्छा है, सोशल हायरार्की ये कैसे नहीं होगी? हायरार्की पता है ना, एक लेवल के नीचे दूसरा लेवल, तो क्या ये हायरार्की नहीं होगी? सोशल हायरार्की नहीं होगी? अरे ऐसे कैसे सब लोग इक्वल हो जाएंगे? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोगों में जो डिवीजन बना हुआ है कि फर्स्ट स्टेट टॉप पे है, सेकंड स्टेट उसके नीचे है, थर्ड स्टेट के लोग उसके नीचे हैं, वो अचानक से कैसे इक्वल हो जाएंगे? एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा और कहेगा कि हाँ सब बराबर हो गए और ये लोग मान लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। Most conservatives did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. पर इसमें भी ज्यादातर कंजर्वेटिव्स क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि जैसे पुराने टाइम की सोसाइटी थी ना, वैसे सोसाइटी नहीं रहेगी, चेंज तो होगा, चेंजेस आर इनएविटेबल। ठीक है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जो लोग समय के साथ चेंज नहीं होते वो समय में बहुत पीछे रह जाते हैं, फिर उनका कंटेम्पररी वर्ल्ड में
कोई स्कोप नहीं रह जाता है, कोई उनको नहीं पूछता। ठीक है, जैसे क्या होता है, कई बार तुम देखोगे गांव में बूढ़े लोग होते हैं, अब वो कुछ बात कहते हैं कि नहीं देखो भाई व्यवस्था तो यही है, सिस्टम यही है, इसी तरीके से चलना चाहिए। तब लोग क्या कहते हैं, अरे हटाओ बूढ़ा है पगला गया है कहते हैं। तो सेम चीज है, जो लोग समय के साथ चेंज नहीं होंगे उनको इस तरीके के ताने सुनने को मिलेंगे। तो समय के साथ चेंज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी तरीके से जो कंजर्वेटिव था कि हाँ मोनार्की रहेगी पर सोसाइटी वैसी नहीं रहेगी, सोसाइटी में थोड़ा चेंज तो हमको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वैसा ही रिवॉल्यूशन हो जाएगा। Rather, they realized that modernization could in fact strengthen traditional institution like the monarchy। और उनको लगा सॉरी कि जो नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन किया, जो नेपोलियन ने चेंजेस किए, उससे हम मोनार्की को और मजबूत कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होगा, जो स्टेट की पावर है वो और इफेक्टिव हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। जो भी नेपोलियन ने सिस्टम बनाए, तो नेपोलियन के सिस्टम जो इनको पसंद आए, जो कंजर्वेटिज्म के साथ लिंक हो रहे थे, उन्होंने क्या किया, उसको अडॉप्ट कर लिया। अब मॉडर्न आर्मी, जो नई आर्मी बनी है, नई स्टाइल की आर्मी बनी है, नई स्टाइल की ब्यूरोक्रेसी बनी है, नया सिस्टम बना है, एक इकोनॉमी बनी है जो पहले क्या थी, क्या कहते हैं उसे, फ्रेगमेंटेड। जो फ्रेगमेंटेड इकोनॉमी थी उसको इंटीग्रेट किया, एक साथ लाया। तो उसकी वजह से जो बिजनेसमैन थे, हमने पढ़ा था इनके बारे में, इनको बहुत अच्छा लगा कि इससे क्या है, एक तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी खत्म हो रही है, टैक्सेस कम हो रहे हैं, करेंसी कम हो गई। ठीक है, सिर्फ 2 करेंसीज बची हैं, तो इससे ट्रेड में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, एक नया मार्केट मिला था। ठीक है, जो फ्यूडलिज्म को हमने अबॉलिश कर दिया, सर्फडम को नेपोलियन ने अबॉलिश किया था, हमने पढ़ा था नेपोलियनिक कोड में। फ्यूडलिज्म और सर्फडम दोनों अगर देखना है तो नेपोलियन वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, उसको हटाने से क्या हुआ, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हैं वो और स्ट्रांग हुई। ठीक है, पहले क्या होता था, राजा के ऊपर इन फ्यूडल्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता था। वो जिस हिसाब से चाहते थे उस हिसाब से वो चेंज कराते थे राजा का डिसीजन। बट नेपोलियन ने इन चीजों को खत्म कर दिया। उसके बाद पावर किसकी बढ़ेगी, जब ऐसे इंस्टीट्यूशन सब नहीं रहेंगे फ्यूडलिज्म जैसे, तो पावर किसकी बढ़ेगी, मोनार्की की बढ़ेगी। और मोनार्की की ज्यादा पावर बढ़ेगी तो ऑटोक्रेसी आएगी, जहां पर राजा को कोई भी सवाल, राजा से कोई भी सवाल नहीं पूछना है, राजा का जो मर्जी है वो करेगा। इन 1815 representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna। अब 1815 में यूरोपियन पावर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने नेपोलियन को हराया, ठीक है, वो लोगों ने एक मीटिंग अरेंज की और कहां पर मिले, वियना। ये जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों, आगे हम पढ़ेंगे। टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, ताकि एक यूरोप का सेटलमेंट ड्रॉ करे। ठीक है, द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। कांग्रेस, कांग्रेस का क्या मतलब होता है, मीटिंग। कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग। कांग्रेस का मतलब पार्टी में समझ लेना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ का पंजा। तो कांग्रेस का मतलब है मीटिंग। जो मीटिंग है उसको किसने होस्ट किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को शॉर्ट में PREZ भी लिख देते हैं, तो मैं प्रेस ही लिखूंगा। तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इस मीटिंग को होस्ट किया। ठीक है, और तब निकल के आया द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। अभी हमने पढ़ा, with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। क्यों बनाया, नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किया था उसको क्या करना था, अंडू करना था। जो किया था उसको वापस से खत्म करके पहले वाला सिस्टम अप्लाई करना है। जैसे अंडू कैसे होता है, जैसे मैंने ये एक लाइन 2 लाइन खींची, यहाँ से मैंने अंडू टच किया, गायब हो गया। तो नेपोलियन ने जो जो चेंजेस लाए थे उसको क्या करना था, अंडू करना था। ये काम किसका था, ट्रीटी ऑफ वियना का। द बर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिपोज्ड was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon। जो बर्बन डायनेस्टी थी, पढ़ा था हमने, बर्बन डायनेस्टी, लुई 16, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बर्बन डायनेस्टी थी।
उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उखाड़ के फेंक दिया, डिपोज कर दिया। और उसको क्या किया इन्होंने, पहले उसको दे दिया कि आ जाइए भैया, कुर्सी खाली कर दिया, नेपोलियन गया, अब आगे आप फिर से अपना शासन संभालिए। एंड फ्रांस ने जितना भी नेपोलियन के अंडर एनेक्सेशन किया था, कब्जा किया था दूसरों की टेरिटरी पे, उसको क्या कर दिया गया, फ्रांस से छीन लिया गया। फ्रांस अब जितना पहले था उतना ही होगा, जो नेपोलियन ने कैप्चर किया था उसको हटा दिया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब देखो, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसका क्या मतलब है कि फ्रांस भाई एकदम पावरफुल बना, हर जगह जाके अटैक किया। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस के आसपास नए नए स्टेट्स बना दिए ताकि अब फ्रांस एक्सपेंड ना करे। ठीक है, तो यहाँ क्या, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस के बाउंड्रीज पे सीरीज ऑफ स्टेट्स, अलग अलग एरिया बना दिया गया ताकि फ्रांस अगर एक्सपेंड करना चाहे तो उसको चेक किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to the Piedmont in the south. ठीक है, याद रखना, बेल्जियम जो नीदरलैंड का पार्ट था, नॉर्थ में जिनोवा was added to the Piedmont in the south. जिनोवा को पैडमोंट में ऐड किया गया साउथ में। ठीक है, ये याद रखना। क्यों याद रखना, अभी हम मैप देखेंगे। Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. ऑस्ट्रेलिया को क्या मिला, ऑस्ट्रेलिया को मिला नॉर्दर्न इटली। और प्रशिया को क्या मिला, प्रशिया was given important new territories on its western frontiers. उसको कहाँ मिला, अपने वेस्टर्न फ्रंटियर पे। ठीक है, but the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon were left untouched. तो इसमें देखो, जो जर्मन कन्फेडरेशन था उसको क्या किया गया, उसको छेड़ा नहीं गया, was left untouched. And in the east Russia was given part of Poland. रशिया को क्या दिया गया, पोलैंड। इसको ऐसे बनाते हैं इस कलर से, रशिया को क्या दिया गया, पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल रशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। और रशिया को क्या दिया गया, सैक्सनी। ठीक है, ये सारे नाम दिमाग में उतारने की कोशिश करो। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. और ये सब क्यों किया गया था, क्योंकि जो जो मोनार्कीज को नेपोलियन ने हटाया था उसको रिस्टोर करना था। ठीक है, जो जो मोनार्की हटा के फेंकी, अब चाहते थे कि वो मोनार्की को वापस स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में बने। दिस इज द मैप, मैप इज नॉट क्लियर, इसे छोटा करता हूँ। यहां पर हम देखेंगे फ्रांस कहाँ है, ये रहा फ्रांस। नेदरलैंड्स नॉर्थ में पढ़ा था हमने। और चलो देखते हैं, जिनोवा वाज एडेड टू द पैडमॉन्ट इन द साउथ, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सारी चीजें हम इस मैप पे देखते हैं। ये है ऑस्ट्रिया, और इस मैप को एक और अच्छा मैप है इस पे, ये। ठीक है, दिस इज फ्रांस। फ्रांस में यहाँ पर नीदरलैंड, बेल्जियम में। ठीक है, और ये इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो किसको दिया था, ऑस्ट्रिया को। ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रिया। ये सैक्सनी है। ये जर्मन कन्फेडरेशन जो है इसको टच नहीं किया गया। ठीक है, ये मैप एक बार पीडीएफ में अच्छे से देख लेना, मैं इसे ऐसे क्लीन कर देता हूँ ताकि तुम्हारे देखने के लिए इजी रहे। ठीक है, आगे देखो, कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। जो कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप किए गए थे वो क्या थे, ऑटोक्रेटिक। ठीक है,
ऑटोक्रेटिक का मतलब उनसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट रूल कर रहे हैं। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, वो अपना क्रिटिसिज्म और डिसेंट टॉलरेट नहीं करते थे। क्रिटिसिज्म मतलब कोई भी बुराई करे, या डिसेंट कोई विरोध करे, तो ये उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। इन सबकी सजा से थे मृत्युदंड। एंड sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government। और sought to curb का मतलब होता है रोकना, मतलब रोकने की कोशिश करना, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जो भी उस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करती थी, कि मतलब जो राजा है वो किस हद से राजा है, राजा के पास ये राइट कहाँ से आया कि राजा ऐसे कर देगा, राजा वैसे कर देगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अगर कुछ करता था तो उसको ये लोग डिस्करेज करते थे और उसके लिए पनिशमेंट भी देते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉस टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स में क्या कहा जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए सेंसरशिप था, ठीक है। बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, इन सब में जो भी होगा सब पे सेंसरशिप होगी, सब पे रोक 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 के रखा जाएगा। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, कोई भी जो लिबर्टी और फ्रीडम के आइडिया को प्रमोट करता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को प्रमोट करता है, वो सारी चीजें एकदम सेंसर रहेंगी। मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये सारी चीजें बाहर आए, लोगों को पता चले, ठीक है। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। पर कितना भी दबा लो, जो इनकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी थी वो क्या हुई, वो लोगों के बीच में लिबरल्स को वो इंस्पायर करती रही। उनको लगा ये जो मोनार्की है वो उससे अच्छा सिस्टम फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लाया था और हमें उस सिस्टम को वापस लाना है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जो प्रेस को फ्रीडम मिलेगी तो क्या होगा, जब प्रेस को फ्रीडम मिलेगी तो ये सारी चीजें बाहर आएंगी, बुक्स छपेंगी, जिससे लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पता चलेगा और लोग और मोटिवेट होंगे कि हाँ ये सिस्टम खराब है, ठीक है। नाउ दिस इज द कार्टून मीटिंग ऑफ द थिंकर्स क्लब। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां देखो यार, ये लिखा है एक थिंकर्स की मीटिंग हो रही है, ठीक है। दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स बैठे हुए यूरोप के, और द बोर्ड ऑन द राइट लिस्ट द रूल्स ऑफ द क्लब विच इंक्लूड द फॉलोइंग। ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं। फर्स्ट, साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नेड सोसाइटी। ये जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है उसका पहला आदेश या उपदेश क्या है, साइलेंस, बोलना नहीं है कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलना है। क्यों, क्योंकि सेंसर्ड है, कुछ बोलने की आजादी नहीं है। एंड टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी whereby a member of this club may succumb to the temptation of speech, muzzles will be distributed to members upon entering। इसका क्या मतलब है, बड़ी खतरनाक इंग्लिश हो गई, ठीक है। सकम का मतलब कि उस चीज के लिए गिर जाना या मर जाना, ठीक है। किस चीज के लिए मर रहे हैं, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब अट्रैक्शन, किस चीज की अट्रैक्शन, स्पीच की, बोलने का अट्रैक्शन। तो इसके लिए मजल्स, मजल्स क्या होता है, मजल्स मुंह पे लगाते हैं, जिससे जैसे जानवर कुत्तों के मुंह पे लगा देते हैं ताकि कुत्ता काटे ना, वैसे ही लोगों के मुंह पे मजल्स लगा दिए गए, ये बोले ना, ठीक है। तो ये कह रहा है पहली चीज क्या है, पहला उपदेश कि बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है। और दूसरी बात, हम मानते हैं बोलने का मन करता ही है, बिना बोले कौन रह पाता है, बोलने का मन करेगा ही। तो बोलने के लिए तुम मर ना जाओ, मतलब बोलना ही है, बोलना ही है, इसके लिए पहले ही तुम्हारे मुंह पे पट्टी बांध, तुम बोलना मत, ठीक है। और इस मीटिंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू बी डिस्कस इन टूडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल बी अलाउड टू गो ऑन थिंकिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस मीटिंग का कि हम कितने दिन तक और सोच सकते हैं। सोचने पे कब तक रोक नहीं लगेगा, बोलने पे तो रोक लग गया है कि बोल नहीं सकते, सोचने कब तक सोचने की आजादी, ठीक है।
द रिवॉल्यूशनरीज। अब जब भी जिस चीजों को जितना दबाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही उभर के सामने आती है, तो अब रिवॉल्यूशनरीज का टाइम आया। ठीक है, अब नए रिवॉल्यूशनरीज आए। ठीक है, ड्यूरिंग द years of following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Fear of repression, 1815 के बाद पूरे कंट्री में एक फियर ऑफ रिप्रेशन था। रिप्रेशन मतलब दबाना, मतलब अगर आप बोलेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा या कुछ भी कर दिया जाएगा। तो इस डर से जो बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए। कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स दोनों आइडियोलॉजी एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। और रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी। ठीक है, टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and the fight for the liberty and freedom. इस टाइम रिवॉल्यूशनरी होने का क्या मतलब था? इस टाइम रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था कि जो रिवॉल्यूशनरी है वो कमिटेड है किस बात के लिए कि उसको मोनार्किकल फॉर्म का अपोज करना है, राजा का रूल नहीं होना चाहिए, और जो वियना कांग्रेस करना चाह रही है उसका विरोध करना है, और हमें क्या चाहिए? लिबर्टी एंड फ्रीडम। Revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. और रिवॉल्यूशनरीज को लगा कि इन सबका फ्रीडम हमें कैसे मिलेगा, इन सब चीजों से आजादी कैसे मिलेगी, जब हम एक नेशन स्टेट बनाए। ठीक है, ये देखो, वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी गुइसेप मैज़िनी। एक रिवॉल्यूशनरी जो था उसमें गुइसेप मैज़िनी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। गुइसेप मैज़िनी पे शॉर्ट आंसर में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको एकदम अच्छे से समझ जाना। ठीक है, बॉर्न इन जिनोवा इन 1805। ठीक है, 1805 हम बात कर रहे हैं 1815 वगैरह की, यहाँ देखो 1831 की, तो मतलब वो बहुत कम एज का था। He became a member of the secret society of the Carbonari. कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी, उसका वो मेंबर बना। ठीक है, He was sent into exile in 1831. 1831 में रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट करने के कारण, क्रांति लाने के कारण उसे क्या कर दिया गया? एग्जाइल में भेज दिया गया। एग्जाइल मतलब देश से निकाल दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया। ठीक है, एज 24 बट यहाँ 5 है तो 26। ठीक है, 26 की एज में उसको भेज दिया गया एग्जाइल में। He subsequently founded 2 more underground societies, और उसके बाद उसने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई। देखो होता क्या है ना, पहले लोगों को रिवॉल्यूशनरीज को जेल का डर लगता है, कि जेल से डर लगता है, लेकिन एक बार जब वो जेल चले जाते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है, और उसके बाद वो और पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो इसने फिर 2 और सोसाइटी बनाई, यंग इटली इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न 1833। ठीक है, 2 सोसाइटी बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. जिसके मेंबर कौन थे? लाइक माइंडेड मतलब एक जैसा सोचने वाले यंग मैन, जो पोलैंड से थे, फ्रांस से थे, इटली से थे और जर्मन स्टेट से थे। आगे देखो, मैज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। जो नेशन है वो क्या होना चाहिए? एक नेचुरल यूनिट होना चाहिए। नेशन हमें बनाना नहीं है, वो नेचुरल यूनिट होना चाहिए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। और अगर गॉड चाहते हैं कि नेशन एक नेचुरल यूनिट हो, मतलब यूनिट का मतलब एक, ठीक है, नेचुरल यूनिट मतलब बाय नेचर ही वो एक होना चाहिए था वो रीजन। तो जब गॉड ऐसा चाहते हैं तो इटली भी एक पैचवर्क बन के नहीं रह सकता, अलग अलग हिस्सों में टूट के इटली नहीं रह सकता। इटली को भी क्या होना पड़ेगा? यूनाइट होना पड़ेगा। ठीक है,
इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, इसे एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना पड़ेगा विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। ठीक है, उस पूरे इटली को हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिफाई करना पड़ेगा एक सिंगल कंट्री में। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और जो हम इटली में लिबर्टी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिफिकेशन से आएगा। ठीक, फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। इसके मॉडल को फॉलो करते हुए और भी सीक्रेट सोसाइटीज बनी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। ठीक है, ये देखो, मैजिनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की and his vision of democratic republics frightened the conservatives। जो मैजिनी का वर्क था उससे जो कंजर्वेटिव्स थे वो एकदम डरे हुए थे। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, और मेटरनिक ने कहा कि सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, गोसिप मैजिनी। जो एक सोसाइटी में एक ऑर्डर है, सोसाइटी में जो समन्वय बना हुआ है, लोग मिलजुल के रह रहे हैं, अच्छे से चल रहा है, बढ़िया सोसाइटी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मैजिनी। वो नहीं चाहता कि सोसाइटी अच्छे से चले। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो।